ऑडिटिंगचा पार्ट जो आहे आपण चालू केलेला आहे, ऑडिटिंग टेक्निक्स. त्याच्यामध्ये आपण टेस्ट चेक बघितलं, त्याच्यानंतर ऑडिट सॅम्पलिंग बघितलेलं आहे आपण, बरोबर ना, आणि इंटरनल कंट्रोल आपण काल लास्ट लेक्चरला बघत होतो. तर बघा कुठपर्यंत आलो होतो आपण. रिव्ह्यू झालेला होता, ॲडव्हान्टेजेस, लिमिटेशन्स ही आपण बघितले होते. तर हा यस इंटरनल चेक पर्यंत आलो होतो आपण, बरोबर ना. इंटरनल चेकला आपण थांबलो होतो लास्ट लेक्चर. बघा नेक्स्ट याच्यातला जो पार्ट आहे आपण इंटरनल चेक म्हणजे काय असतं हे आपण थोडक्यात बघू. इंटरनल चेक सिस्टम ही जनरली बघा ये जो है ये सिस्टम इंटरनल कंट्रोल का पार्ट होती है. इंटरनल कंट्रोल वाइडर टर्म है थोड़ी, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल में इंटरनल ऑडिट भी आपका इंक्लूड होता है, इंटरनल चेक भी इंक्लूड होता है, और आपकी जो पॉलिसीज है वो पूरी पॉलिसीज उसमें इंक्लूड होती है. Internal check system is a system where work of one person automatically checked by another person. जहाँ पे एक पर्सन का काम ऑटोमेटिकली दूसरा पर्सन चेक करता है, उसे हम इंटरनल चेक सिस्टम कहते हैं. तो देखिए इसके पहले मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि अगर आप यहाँ पे किसी बैंक में जाएंगे, तो सपोज यहाँ पे आप महाड़ बैंक में गए, कोऑपरेटिव बैंक है, तो वहाँ पे एक प्रोसेस आपको दिखाई देगी कि वो क्या होती है प्रोसेस. आप अगर विड्रॉल करना चाहते हैं तो विड्रॉल के लिए आपको विड्रॉल स्लिप जो है वो फिलअप करनी है, और वहाँ पे जो क्लर्क है उसके पास देनी होती है. जो काउंटरला असतात ते क्लर्क असतात लक्षात घ्या जनरली. तर त्याच्याकडे आपण दिलं की तो काय करेल, विड्रॉल स्लिप देखेगा आपकी कितनी अमाउंट आप विड्रॉ करना चाहते हैं, तो वो वेरीफाई करेगा कि आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है, आप इतना विड्रॉ कर सकते हैं नहीं कर सकते. विड्रॉ कर सकते हैं तो नो इशू, वो वहाँ पे एंट्री मारेगा और क्या करेगा, आपका पासबुक का आपका जो भी विड्रॉल स्लिप हो या चेक हो वो फॉरवर्ड करेगा ऑफिसर के पास. ऑफिसर फिर से एक बार चेक करेगा आपका बैलेंस, और वहाँ पे क्या करेगा वो वहाँ पे उसकी साइन करेगा, वहाँ पे एक स्टैंप लगाएगा, चेक्ड या वेरीफाइड जो भी स्टैंप रहेगा, या पास्ड जो भी स्टैंप रहेगा वो उस पे मारेगा, वहाँ पे साइन करेगा और वो कॅशियर को देगा. लक्षात घ्या, परत कॅशियर काय करेल, तुम्हाला कॅश देणार आहे. म्हणजे क्लर्कने केलेलं काम जे आहे ते ऑफिसरने इथं चेक केलेलं ऑटोमॅटिकली, म्हणजे ती प्रोसेस त्यांची आहे. लक्षात घ्या, जोपर्यंत ऑफिसरची साइन किंवा पास होत नाही ट्रान्झॅक्शन, तुमचं जे काय आहे व्हाउचर, तोपर्यंत कॅशियर तुमची कॅश देणार नाहीये. लक्षात घ्या, म्हणजे एक ट्रांजैक्शन जो है दो आदमी जो है एक ने किया है, लेकिन दो आदमी के हाथ में से वो ट्रांजैक्शन जो है वो गुजरेगा. अगर यहाँ पे सपोज आप विड्रॉल स्लिप भरते और विड्रॉल स्लिप भरने के बाद क्लर्क को देते और क्लर्क ही आपको कैश देता, तो यहाँ पे हम इंटरनल चेक सिस्टम है ऐसे नहीं कह सकते. बघा, त्यांनी जर आपल्याला कॅश दिली, आपण त्याच्याकडे दिली विड्रॉल स्लिप किंवा चेक, आणि लगेच त्यांनी कॅश काढून दिली तुम्हाला, तुमचा बॅलन्स चेक केला, त्यांनीच ट्रान्झॅक्शन बघितलं, त्यांनीच एंट्री केली आणि त्यांनीच कॅश तुम्हाला देऊन टाकली. तर ही सिस्टम जी आहे याला आपण इंटरनल चेक सिस्टम म्हणत नाही. लक्षात घ्या. तर क्लर्कने केलेलं काम ऑफिसरकडे जाईल, ऑफिसर चेक करेल आणि ऑफिसरकडून मॅनेजरकडे जाईल, मॅनेजर फायनल त्याच्यावर रिमार्क देईल आणि मग कॅशियर त्याचं पेमेंट करेल. ही सिंपल इंटरनल चेकची सिस्टम आहे. लक्षात घ्या. तो इंटरनल चेक का मतलब क्या है, एक पर्सन ने किया हुआ काम दूसरा पर्सन ऑटोमेटिकली चेक करता है, वो है आपकी इंटरनल चेक सिस्टम. मतलब आपने सिस्टम ही ऐसी डेवलप की है कि एक का काम जो है दूसरा पर्सन चेक करेगा, दूसरे का काम तीसरा पर्सन, और बाद में वो फाइनल हो जाएगा. ये आपकी सिस्टम है, तो हम इसे कहेंगे इंटरनल चेक सिस्टम. Possibility of error and fraud or irregularity is minimized in internal check system. इंटरनल चेक सिस्टम में एरर और फ्रॉड होने की पॉसिबिलिटीज है, या वर्क जो है इरेगुलर होने का पॉसिबिलिटी जो है वो मिनिमाइज होता है, क्योंकि
एक का काम दूसरा चेक करेगा, दुसरे का काम तिसरा चेक करेगा. आणि हे चेकिंग होत असल्यामुळं आपण एखादं काम पेंडिंग ठेवू शकत नाही, लक्षात घ्या. कारण ऑफिसरला ते माहित असणार आहे का, मग ऑफिसर तुम्हाला विचारणार आहे, अरे ते एंट्रीज करायच्या होत्या किंवा त्याच्यामध्ये समजा ते आपल्याला फायनल करायचं होतं, त्याचं काय झालं, तो विचारेल, लक्षात घ्या. त्यामुळं जरी क्लर्कला वाटलं, क्लर्क को लगा कि आज हम पेंडिंग रखेंगे, तो वैसे नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे मैनेजर आपको पूछेगा, क्योंकि आपने काम किया है वो ऑफिसर को देना है, ऑफिसर मैनेजर को देगा, बराबर ना. तो ये चेक सिस्टम है, तो मैनेजर को पता है कि ये आज काम क्या क्या करना है हमें. तो अगर आपने वहां तक ट्रांजेक्शन नहीं दिया तो मैनेजर आपको पूछेगा या ऑफिसर आपको पूछेगा. तो इसीलिए जनरली इरेग्युलरिटी जो है वो मिनिमाइज होती है. एरर्स व्हायचे असतील, चुका ज्या आहेत, कारण क्लर्कचं काम ऑफिसर चेक करेल, ऑफिसर कडून ही चुकून राहून गेली तर तो मॅनेजर परत चेक करणार आहे, लक्षात घ्या. त्यामुळे एरर्स म्हणजे चुका ज्या आहेत त्या राहायची शक्यता कमी आहे, किंवा फ्रॉड जो है वो होने के चांसेस कम है. जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि आपने क्लर्क के पास ही चेक दिया या क्लर्क के पास से आपने विड्रॉल स्लिप दी और विड्रॉल स्लिप देखा क्लर्क ने और वहां पे एंट्री की आपके अकाउंट में उसने ही, और उसने ही अगर कैश दिया, तो यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन किसी ने चेक नहीं किया है. हाँ, आपके अकाउंट में उसने, अगर आपने 10,000 रुपये जो है वो विड्रॉ करने हैं, तो वहां पे 10,000 उसने डेबिट किए हैं या 11,000 डेबिट किए हैं, या आपको पता नहीं है, क्योंकि हम वहां पे कंप्यूटर में जाके नहीं देखते हैं कि उसने एंट्री क्या की है. तो देखिए, ऐसे हो सकता है अगर इंटरनल चेक सिस्टम नहीं है तो. इंटरनल चेक सिस्टम है तो फ्रॉड होने की पॉसिबिलिटी कम होती है, कमी कमी होते, लक्षात घ्या. कारण एकाचं काम दुसरा बघणार असतो. नेक्स्ट देखिए, एडवांटेजेस के चेक के. डिविजन ऑफ वर्क जनरली बघा, इट रिक्वायर्स अ प्रॉपर डिव्हिजन ऑफ वर्क बिटवीन एम्प्लॉईज ॲज पर द क्वालिफिकेशन, एक्सपिरियन्स अँड एरिया ऑफ स्पेशलायझेशन. जनरली क्लर्क असेल, ऑफिसर असेल, यांचं क्वालिफिकेशन म्हणजे नॅशनल बँकांमध्ये जर गेलात तुम्ही, तर क्लर्कची एक्झामिनेशन ही वेगळ्या पद्धतीची असते, लक्षात घ्या. किंवा ऑफिसरची एक्झामिनेशन प्रोबेशन, तो उसकी एग्जामिनेशन अलग होती है. मैनेजर जो है, प्रोबेशनरी ऑफिसर का आपका जो पीरियड होता है वो खत्म होने के बाद अगर बैंक को लगता है आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो मैनेजर पे आपको आपका प्रमोशन हो सकता है. तो क्वालिफिकेशन आपका क्या है, आपका एक्सपीरियंस कितना है और आपका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या है, इसके बेसिस पे वर्क डिवायडेशन जो है वो होना चाहिए, वर्क डिव्हिजन जो है वो होना चाहिए. म्हणजे हे आपण जस्ट बँकेचं एक्झाम्पल घेतलं, प्रत्येक ठिकाणी असं असतं, लक्षात घ्या. तुमचं क्वालिफिकेशन काय आहे त्याच्यावरती तुम्हाला पोस्ट काय मिळणार आहे हे ठरणार असतं. आपण 10वी पास असू तर आपल्याला शिकायला मिळणार आहे, लक्षात घ्या. 12वी पास असू तर आपण जास्तीत जास्त म्हणजे आपण एकदम हायरला म्हटलं तरी क्लरिकल पर्यंत जाऊ शकतो, लक्षात घ्या. तुम्ही पीजी असाल म्हणजे समजा जस्ट आपण म्हणू की तुम्ही पोस्ट ग्रॅज्युएशन आहात, तुमचा 2 वर्ष एक्सपिरियन्स आहे, 4 वर्ष एक्सपिरियन्स आहे, तुम्ही क्लेरिकल मधून पुढे जाऊ शकताय, ऑफिसर होऊ शकताय, ऑफिसर मधून मॅनेजर होऊ शकताय जर माझ्याकडे क्वालिफिकेशन असेल तर. अदरवाइज मेरे पास अगर क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं 12th के ही क्लेरिकल में लगा हूँ, मैंने उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं किया है, तो मैं रिटायरमेंट तक क्लर्क पे ही रह सकता हूँ. तो देखिए, आपका क्वालिफिकेशन जो है उसके बेसिस पे आपका वर्क डिवाइडेशन जो है, वर्क डिवीजन जो है वो होना चाहिए. आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, आपका स्पेशलायझेशन क्या है, आप मार्केटिंग में स्पेशलाइज्ड है, अकाउंटिंग में स्पेशलाइज्ड है, किंवा एचआर मध्ये तुम्ही काय स्पेशलायझेशन केलेलं आहे, बऱ्याच गोष्टी आहेत, लक्षात घ्या. प्रत्येक डिपार्टमेंटला किंवा तुमचं कॉस्टिंग मध्ये स्पेशलायझेशन आहे, त्या पद्धतीनं तुम्हाला ते डिपार्टमेंट दिलं जाए, त्या पद्धतीचं काम जो है वो उस टाइप का आपको दिया जाएगा. तो जब आप काम वर्क डिवीजन कर रहे हैं, वर्क डिवाइड कर रहे हैं, तो क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन वहां पे कंसीडर करना चाहिए इंटरनल चेक में. नेक्स्ट एडवांटेज देखिए क्या है, अर्ली एंड इजी टू डिटेक्ट फ्रॉड्स एंड एरर्स. फ्रॉड्स और एरर्स अगर है तो अर्ली और इजीली डिटेक्ट होंगे, क्योंकि हमें पता है एक ने किया हुआ काम दूसरा चेक करेगा और दूसरे के पास से तीसरे के पास जाके वो फायनल होगा. म्हणजे क्लर्कने केलेलं काम ऑफिसर करेल, ऑफिसरने केल्यावर तुमचा जो कोण हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आहे तो तुमचं काम फायनल करणार आहे. त्यामुळं एकाकडून जर चूक झाली असेल तर तो दुसरा सुधारेल, दुसऱ्याच्या कडूनही राहून गेली तर तो जो कोण तुमचा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आहे तो
ज्यावेळेला चेक करेल त्यावेळेला त्याच्या लक्षात येणार आहे की ये मिस्टेक यहाँ पे हो गया है. तो फ्रॉड्स और एरर्स जो है ये अर्ली डिटेक्ट हो सकते हैं. इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ द स्टाफ. इफिशियंसी इंक्रीज होती है, जैसे हमने देखा कि रेगुलर वर्क जो है आपको करना पड़ता है, क्योंकि आप अकेले नहीं है वहाँ पे वर्क करने वाले, तो आपने किया हुआ काम आपको ऑफिसर को देना है, ऑफिसर को मैनेजर को देना है. तो ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू चलती रहेगी. तो वहाँ पे आपने काम नहीं किया तो ऑफिसर का काम वहाँ पे रुक जाएगा, ऑफिसर ने काम नहीं किया तो मैनेजर का काम रुक जाएगा. इसलिए जो भी आपका स्टाफ है वो इफिशियंटली काम करने में काम करेगा, क्योंकि त्याच्यावरती त्याला विचारणारं कोणीतरी आहे, लक्षात घ्या. इजी टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स इन टाइम. फाइनल अकाउंट्स जो है इन टाइम प्रिपेयर करने में इजी है, क्योंकि आपका काम जो है प्रॉपरली हो रहा है, प्रॉम्प्टली हो रहा है, इफिशियंटली हो रहा है, इन टाइम आपका काम कंप्लीट हर रोज हो रहा है. तो फाइनल अकाउंट फाइनल करने में कुछ दिक्कत आपको नहीं रहेगी. इन टाइम जो है आपके फाइनल अकाउंट्स कंप्लीट हो जाएंगे. एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स इंक्रीजेस. अकाउंट्स की एक्यूरेसी जो है वो इंक्रीज होगी, कारण एकटा काम करना नहीं है, वहाँ पे 2-3 आदमी मिलके एक ट्रांजेक्शन देखते हैं, मतलब एक का दूसरा, दूसरे का तीसरा, ऐसा होता है. तो एक्यूरेसी जो है मैं मतलब आपके एरर्स है तो डिटेक्ट जाएंगे, फ्रॉड्स है तो वो भी डिटेक्ट हो जाएंगे. तो आपका अकाउंट्स जो है एरर फ्री रहेंगे, कम एरर वाले रहेंगे. एखाद दुसरा एरर तसा राहू शकतो, लक्षात घ्या, पण मॅक्झिमम एरर्स जे आहेत ते त्या वेळेला डिटेक्ट झालेले असतील. जो भी फ्रॉड्स रहेंगे वो आपके डिटेक्ट हो जाएंगे. तो आपका अकाउंट्स जो है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग जो है वो अच्छा रहेगा, एक्यूरेट रहेगा. तो देखिए डिफरेंसेस क्या है इंटरनल चेक और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में. दोनों में डिफरेंस देखिए. इंटरनल चेक मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क बिटवीन एम्प्लॉइज. एम्प्लॉइज में आपने वर्क डिस्ट्रीब्यूट किया है इंटरनल चेक में. इंटरनल कंट्रोल में देखिए इट इज अ सिस्टम. ये सिस्टम है एग्जीक्यूटेड बाय कंपनी फॉर कंट्रोलिंग एंड कैरिंग ऑन बिजनेस इफिशिएंटली. तो इसमें देखिए पूरा मतलब पॉलिसी आपका जो इम्प्लीमेंटेशन है, पॉलिसी डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन का काम जो है वो कैसे होगा ये इसमें इंक्लूड होता है. आपकी कंपनी जो है इफिशिएंटली काम या बिजनेस आपका इफिशिएंटली करने के लिए जो जो आप सिस्टम एग्जीक्यूट करेंगे वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में होता है. तो इंटरनल चेक सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल. तो देखिए इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल. इंटरनल चेक सिस्टम इंटरनल कंट्रोलचा पार्ट आहे, लक्षात घ्या. इंटरनल कंट्रोल देखिए इट इंक्लूड्स इंटरनल चेक एज वेल एज इंटरनल ऑडिट. जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में इंटरनल चेक भी इंक्लूड होता है और इंटरनल ऑडिट, म्हणजे इंटरनल कंट्रोलचे भाग आहेत, लक्षात घ्या. इंटरनल चेक आणि इंटरनल ऑडिट. त्यामुळे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है ये वाइडर टर्म है, वाइडर है. अब इंटरनल चेक सिस्टम जो है एज कंपेयर टू इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इट इज आपण काय म्हणू त्याचा स्कोप जो है उसका स्कोप कम है. तो इंटरनल कंट्रोल का स्कोप ज्यादा है, उसमें चेक भी इंक्लूड होता है और ऑडिट भी इंक्लूड होता है. इंटरनल चेक देखिए जनरली इट इज डन बाय एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ. एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है वो इंटरनल चेक सिस्टम का काम करता है. जनरली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है वो कौन इस्टेब्लिश करता है, तो टॉप मैनेजमेंट जो है वो इस्टेब्लिश करता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. आपकी अपने बिजनेस की इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसी होनी चाहिए ये टॉप मैनेजमेंट जो है वो डिसाइड करेगा. आपल्याला माहिती आहे, लक्षात घ्या, मॅनेजमेंटची हायरार्की काय असते. टॉप मॅनेजमेंट, मिडल मॅनेजमेंट और लोअर मॅनेजमेंट. ये 3 हायरार्की है, आपल्याला माहिती आहे, लक्षात घ्या. तो 3 टाइप है मैनेजमेंट के. तो उसमें से टॉप मैनेजमेंट जो है वो पॉलिसी मेकर होता है, पॉलिसी डिसाइड करता है आपका बिझनेस कैसे होगा, काय असेल या संदर्भातल्या सगळ्या पॉलिसी ज्या आहेत त्या डिसाइड होतात, त्या रन करण्याचं काम मिडल मैनेजमेंटचं असतं, लक्षात द्या, इम्प्लीमेंट करने का काम. तो जनरली ये जो है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इस्टेब्लिश करने का काम टॉप मैनेजमेंट का होता है. इंटरनल चेक सिस्टम देखिए इट एम्स टू प्रिवेंट एरर्स ड्यूरिंग द वर्क. वर्क करते समय, काम करते समय आपके जो भी एरर्स रहते हैं या फ्रॉड्स रहते हैं उसको प्रिव्हेंट करने के लिए कमी चुका व्हायला पाहिजेत आपल्या बिझनेसमध्ये. म्हणून मग आपण इंटरनल चेक सिस्टम जी आहे ती आपण डेव्हलप केलेली असते, इस्टॅब्लिश केलेली असते. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इट एम्स टू प्रिव्हेंट एरर्स अँड फ्रॉड्स.
तो जनरली देखिए एरर्स और फ्रॉड्स दोनों यहाँ पे प्रिव्हेंट करणे हैं आपको, और यहाँ पे जनरली वर्क जो है कामामधल्या चुका टाळण्यासाठी आपण असं म्हणू शकतो. आपके जो काम में मिस्टेक्स होते हैं, एरर्स होते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इंटरनल चेक सिस्टम जो है वो जनरली डेवलप की जाती है. और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है सिर्फ उस ट्रांजेक्शन के लिए नहीं, पूरे आपके बिझनेस ऑर्गनायझेशन जो है म्हणजे डेलीचे रुटीन ट्रान्झॅक्शन, म्हणजे जसं आपण एक्झाम्पल घेऊ मगाशी घेतलं होतं बँकेचं एखाद्या, तर फक्त कॅश विड्रॉ आणि कॅश डिपॉझिट एवढंच बँकेचं काम आहे का? नाही. लक्षात घ्या बरीच बँकेची कामं असतात. मग त्याच्यामध्ये इंटरनल चेक सिस्टम आपण तिकडं आपण फक्त बघितलं कुठं, तर तुम्ही आलात विड्रॉ करायला बघितलं, विड्रॉचं ट्रान्झॅक्शन कसं होतं किंवा डिपॉझिट तुम्ही कसं करताय, हे मेन 2 ट्रान्झॅक्शन आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त समजा तुम्हाला डीडी इश्यू केला जाऊ शकतो, डीडी डिमांड ड्राफ्ट आप निकाल सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं, लोन के इन्स्टॉलमेंट जो है ते असतात. लक्षात घ्या. त्याच्यासोबत बघा काय म्हणतात त्याला, नीरव मोदींनी जो फ्रॉड केला होता, तो काय तुमचा कॅश डिपॉझिट किंवा याचा नाही लक्षात घ्या. तो ते जनरली बघा स्टॉकवरती जे काही लोन दिले जातात स्टॉक स्टेटमेंट वगैरे घेऊन, तर म्हणजे सिंपली काय आहे, बँकेत फक्त विड्रॉ करणं कॅश आणि फक्त डिपॉझिट करणं हे नाहीये. लक्षात घ्या. तर याच्या व्यतिरिक्त बरीच कामं बँकांमध्ये असतात. तर आपण चेक सिस्टम बघितली फक्त कॅश विड्रॉ आणि कॅश डिपॉझिट, पण इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जे आहे ती हे सगळेच ट्रान्झॅक्शन कव्हर करणार आहे. लक्षात घ्या. म्हणजे लोन प्रोसेसिंग असेल, लोन प्रोसेस करणं आहे, ती भी एक प्रोसेस आहे आपके बँकिंग. तर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी इन्क्लूड होणार आहेत. डिपॉझिट असेल तुमचं, विड्रॉल असेल, त्याच्यासोबत जसं मी आता सांगितलं लोन प्रोसेसिंग असेल, किंवा एखादा तुमची पार्टी असेल ज्याच्यावरती स्टॉकवरती तुम्हाला द्यायचं त्याचं व्हेरिफिकेशन करायचं असेल, किंवा स्पॉट व्हेरिफिकेशन करायचं असेल तिथं जाऊन, त्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या सगळ्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मध्ये तुमच्या इन्क्लूड होणार आहेत. लक्षात घ्या. तो जनरली इंटरनल चेक सिस्टम जो है एरर्स जो होते हैं वो एरर्स प्रिवेंट करने के लिए होते हैं, और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है वो फ्रॉड्स और एरर्स दोनों प्रिवेंट करने के लिए आपको डेवलप करनी होती है. नेक्स्ट देखिए इंटरनल चेक और टेस्ट चेक दोनों में क्या डिफरेंस है. इंटरनल चेक और टेस्ट चेक. टेस्ट चेक जो है, टेस्ट चेकिंग मीन्स चेकिंग लेस दॅन 100% ट्रान्झॅक्शन. आपण बघितलेलं आहे टेस्ट चेकिंग काय आहे, लेस दॅन 100% ट्रान्झॅक्शन जिथं आपण चेक करतो त्याला आपण काय म्हणतो, टेस्ट चेक म्हणतो. इंटरनल चेक आप किसे कहेंगे, इंटरनल चेक्स मीन्स अरेंजिंग द ड्यूटीज ऑफ द एम्प्लॉइज in such a way that the work of one employee can be automatically checked by the another employee. एक एम्प्लॉय का काम जो है दूसरा एम्प्लॉय ऑटोमेटिकली चेक करे. ये जो सिस्टम आपने या ड्यूटीज आपने अरेंज की हुई है इसे हम इंटरनल चेक सिस्टम कहते हैं. और टेस्ट चेक में ऑडिटर ये टेस्ट चेक करता है, और इंटरनल चेक जो है जनरली एम्प्लॉयज के लिए है. एम्प्लॉयज जो है, एक एम्प्लॉय का काम दूसरा एम्प्लॉय चेक करता है, वो है आपका इंटरनल चेक. और टेस्ट चेक क्या है, ऑडिटर जहां पे लेस देन 100% ट्रांजेक्शन के लिए ऑडिट प्रोसेस फॉलो करता है, वो है आपका टेस्ट चेक. टेस्ट चेक इज डन बाय ऑडिटर. जैसे मैंने अभी बताया टेस्ट चेक जनरली ऑडिटर करता है, और इंटरनल चेक जो है मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट्स इंटरनल चेक सिस्टम. इंटरनल चेक सिस्टम कौन इम्प्लीमेंट करता है, मैनेजमेंट करता है. लक्षात घ्या. टेस्ट चेक में देखिए हेल्प्स टू डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स विदाउट चेकिंग 100% ट्रांजैक्शन. टेस्ट चेक में क्या होता है, फ्रॉड्स और एरर्स जो है वो डिटेक्ट करने के लिए आप करते हैं विदाउट चेकिंग 100% ट्रान्झॅक्शन. क्योंकि हमें पता है टेस्ट चेक म्हणजे काय आहे, आपण 100% जिथं चेक करत नाही ती आहे टेस्ट चेक. टेस्ट चेक मधून आपण एरर्स काही आहेत का किंवा फ्रॉड्स काही आहेत का हे आपण शोधून काढण्याचा प्रयत्न करत असतो. It helps to prevent errors and frauds. Internal check system helps to prevent errors and frauds. ये prevent करता है, हो नहीं. अगर कोई एरर होता है तो आपका वहीं पे ही आपको क्या करना है, उसको वो जो एरर है वो आपको क्या करना है, प्रिवेंट करना है. होत असेल तर तो आपल्याला थांबवायचं. लक्षात घ्या. क्योंकि एक काम में एरर हुआ तो दूसरा वो काम चेक करेगा तो उसको वो एरर मिलेगा, तो उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं. जो भी एरर उसको मिला है उसको आप रेक्टिफाई करेंगे. प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड्स. तो टेस्ट चेक में देखिए मैनेजमेंट हैज नो कंट्रोल ओवर टेस्ट चेक एज इट इज डिपेंड ऑन द ऑडिटर. क्योंकि हमें पता है ऑडिटर के काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है. जो
स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है उसको पता होता है लॉज, जो भी उसको अप्लीकेबल लॉज है वो लॉज कंसिडर करके वो अपना काम करते रहता है, उसमें जो स्कोप दिया हुआ है वो कंसिडर करके अपना काम रहता है करता है। तो देखिए मैनेजमेंट का कोई एसेट पे कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल किसका है? ऑडिटर का। ऑडिटर डिसाइड करेगा, ऑडिटर पे डिपेंड है टेस्ट से करना है नहीं करना है, कहाँ पे करना है कहाँ पे नहीं अप्लाई करना है। ओके, तो मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल टेस्ट चेक पे नहीं है, लेकिन इंटरनल चेक जो है उस पे देखिए मैनेजमेंट हैज कंट्रोल ओवर इंटरनल चेक सिस्टम। मैनेजमेंट जो है उसका कंट्रोल इंटरनल चेक सिस्टम पे होता है, क्योंकि मॅनेज इंटरनल चेक सिस्टम एम्प्लॉईज जो होते हैं आपके कामगार जे आहेत त्यांच्या ड्युटीज मध्ये आपण ते केलेलं लक्षात घ्या, आपण ड्युटीज ठरवलेल्या आहेत, तू काय करणार आहेस, त्याच्यानंतर ए काय करेल, बी काय करेल, सी काय करेल, हा एम्प्लॉय कामगार, तो ये डिसाइड किया हुआ है मैनेजमेंट ने। तो इंटरनल चेक सिस्टम पे मैनेजमेंट का कंट्रोल होता है सिंपली। नेक्स्ट देखिए इंटरनल ऑडिट, नेक्स्ट पार्ट इस टॉपिक का। इंटरनल ऑडिट जो है ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का। तो प्रोफेसर मैग्स इन्होंने ऑडिटिंग का डेफिनेशन इंटरनल ऑडिट का किया है। इंटरनल ऑडिटिंग इज अ कंटिन्यूअस critical review of financial and other operating activities by a staff of auditors functioning as full-time salaried employee। जनरली देखिए फुल टाइम सैलरीड एम्प्लॉय जो होता है, मतलब रेगुलर एम्प्लॉय होता है, उसी टाइप का इंटरनल ऑडिटर होता है जनरली। तो जो क्रिटिकल रिव्यू आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं या फाइनेंशियल आपके स्टेटमेंट जो होते हैं उसका कंटिन्यूस बेसिस पे मंथ के बाद 15 डेज के बाद या क्वार्टरली जो रिव्यू लेता है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू लेने की एक्टिविटी जो करता है वो है आपका इंटरनल ऑडिटर। तो देखिए इंटरनल ऑडिटिंग इज नॉर्मली डन बाय द एम्प्लॉई। इंटरनल ऑडिट जनरली एम्प्लॉई करत असतात, म्हणजे त्याच कंपनीमध्ये एखादा समजा एक्सपर्ट असेल, एखाद सीए पण असतात, लक्षात घ्या कंपन्यांमध्ये सीए झाल्यानंतर बरेच लोक कंपन्यांमध्ये जॉब प्रेफर करत असतात। समजा त्या कंपनीमध्ये एखादा सीए जॉब करत असेल तर त्याला सुद्धा इंटरनल ऑडिटची जबाबदारी दिली जाऊ शकते। प्रत्येक महिन्याला ह्या ब्रँचचं, या महिन्यात पुढच्या ब्रँचचं, किंवा या 15 दिवसात समजा मुंबई ब्रँचचं, पुढच्या महिन्यात पुणे ब्रँचचं, असं ऑडिट जे आहे ते त्याच्याकडे सोपवलं जाऊ शकतं, त्याला फीच्या ऐवजी सॅलरी दिली जाऊ शकते, लक्षात घ्या। जनरली इंटरनल ऑडिट इज नॉर्मली डन बाय द एम्प्लॉय। आपके कंपनी का जो एम्प्लॉय होता है उसको इंटरनल ऑडिट करना होता है, और जैसे मैनेजमेंट बताएगा वैसे आपको ऑडिट करना है। यहाँ पे आपका स्कोप क्या है ये देखिए डिसाइड कौन करेगा? मैनेजमेंट करणार आहे, लक्षात घ्या इंटरनल ऑडिट मध्ये। इट इज पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। जसं आपण यापूर्वी बघितलं की इंटरनल कंट्रोल सिस्टमचा पार्ट आहे इंटरनल ऑडिट आणि इंटरनल चेक सिस्टम। तो इंटरनल ऑडिट क्या है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है। नॉर्मल ऑडिटिंग टेक्निक्स आर यूज्ड। ऑडिटिंग टेक्निक्स तुम्हाला त्याच फॉलो करायच्या है जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉलो करता है, टेक्निक्स तो आपको ऑडिट के सेम रहेंगे, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। तो बेसिक प्रिन्सिपल्स देखिए जो हमने देखा है वही बेसिक प्रिन्सिपल्स आहेत, लक्षात घ्या, जे आपण ऑडिटच्या सुरुवातीला बघितलेलं फर्स्ट टॉपिक मध्ये आठवतात का बघा। प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिवली उसका काम जो है वो होना चाहिए, त्याच्यावर कोणाचं प्रेशर उस पर नहीं होना चाहिए। तो सेम बेसिक प्रिन्सिपल्स जो है वो उसकी इंटरनल ऑडिट की है। इथं मी फक्त ब्रीफ मध्ये घेतलेलं आहे कारण आपण हे ऑलरेडी डिस्कस केलेलं, लक्षात घ्या। त्याच्यावरती कोणाचं बर्डन असता कामा नये, मॅनेजरचं बर्डन असता कामा नये, किंवा टॉप मैनेजमेंटचं त्याच्यावर प्रेशर असता कामा नये। त्याचं वर्क जे आहे इंडिपेंडेंटली होना चाहिए। जो भी वो वर्क करता है वो कॉन्फिडेंशियलिटी उसमें मेंटेन करनी है उसको। जो भी वहाँ पे उसको मिलेगा वो कहीं पे डिस्क्लोज नहीं करना है। अदर सपोज एक ब्रांच में कुछ तो आपको कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मिली तो दूसरे को वो जाके आपको नहीं बतानी है। जो भी आप वर्क करेंगे, जहाँ पे आप करते हैं ॲज अ इंटरनल ऑडिटर, ज्या ब्रँचमध्ये तुम्ही करत आहात तिथल्या तिथंच गोष्टी ठेवायच्या। दुसऱ्या ब्रँचमध्ये गेल्यावर तिकडच्या ब्रँचच्या ज्या काही समजा तुम्हाला मिळालेल्या काही गोष्टी असतील, त्याच्यामध्ये फायद्याच्या असतील तोट्याच्या असतील, वो आपको डिस्क्लोज नहीं करना है किसी को, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन रखनी है। स्किल एंड कॉम्पिटेंस, आपके पास ऑडिटिंग स्किल होना चाहिए। आप जो है अपडेट होना चाहिए, आपका नॉलेज जो है अपडेट होना चाहिए।
मतलब लीगली जैसे मैंने स्टार्टिंग में तुम्हाला सांगितलं होतं की प्रत्येक वेळी त्याचं जो है एक्ट जो होते हैं वो चेंज होते हैं। हाँ, जैसे अभी आप देखेंगे तो सपोज अभी फरवरी में बजट आएगा, तो बजट में क्या चेंजेस होंगे आपको पता नहीं है। हाँ, इनकम टैक्स एक्ट में चेंज हो सकता है, जीएसटी में चेंज हो सकता है, एक्साइज में चेंज हो सकता है। तो जो भी एप्लीकेबल लॉज है या कंपनी एक्ट में कुछ चेंजेस कर सकते हैं वो अमेंडमेंट कर सकते हैं, कंपनी ऍक्ट में कर सकते हैं, पार्टनरशिप या बँकिंग रेग्युलेशन ऍक्ट में किंवा आरबीआईचे काही नियम बदलू शकतात, लक्षात घ्या। तो ये क्या चेंजेस है, हर बार ऑडिटर जो होता है उसको अपडेट रहना है, जो भी चेंजेस हुए हैं उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसके बारे में उसको स्टडी करनी है, तो उसके पास स्किल होना चाहिए। जनरली वर्क परफॉर्म बाय अदर्स हमने देखा है कि ऑडिटर जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है कि उसके स्टाफ ने जो काम किया हुआ है उसके लिए ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है। हाँ? उसने क्या काम किया है ये व्हेरीफाय करने का काम ऑडिटर का होता है आणि मग हा ऑडिटर मेन ऑडिटर किंवा बॉस जो असतो तो त्याच्या ज्या असिस्टंटनी काम केलेलं आहे त्याला रिस्पॉन्सिबल असतो। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे मेंटेन करना है, जैसे हमने देखा है कि वर्किंग पेपर जो है वो मेंटेन करने हैं। डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट होता है कि आपने काम किया है या नहीं किया है, ये देखने के लिए, ये प्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन जो है आपका प्रॉपर होना चाहिए। ऑडिट का प्लानिंग आपको करना है, हमें पता है ऑडिट प्लानिंग आप कैसे करते हैं। क्यों आपका जो बिजनेस है, बिजनेस की पूरी इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है, वो एक्सटर्नल इंटरनल सोर्सेस है, वहाँ पे जाके आप विजिट करके डिस्कशन करके मैनेजर मैनेजमेंट के साथ आप अपने वर्क का प्लान कर सकते हैं। तो प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग के बेसिस पे आपको काम करना है। और प्लानिंग कैसे होगा, इंफॉर्मेशन आपको बिजनेस की लेके आपका प्लानिंग होगा। एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं आपको। एविडेंसेस किस लिए चाहिए, क्योंकि आपको ओपिनियन देना होता है फायनान्शियल स्टेटमेंट पे, जो भी आपका स्कोप दिया हुआ है। इंटरनल ऑडिटला थोडंसं वेगळं राहील, लक्षात घ्या एव्हिडन्सेस, कारण इंटरनल ऑडिटला रिपोर्ट काय मागणार आहे, म्हणजे तुम्हाला रिपोर्टमध्ये मॅनेजमेंटने काय मागितलेलं आहे त्याच्याशी रिलेटेड आपल्याला एव्हिडन्सेस जे आहे ते एव्हिडन्सेस कलेक्ट करावे लागतील, क्योंकि एविडेंसेस के बेसिस पे ही ऑडिटर का रिपोर्ट जनरेट होता है। आपके पास एविडेंसेस नहीं है तो आप रिपोर्ट में क्या लिखेंगे, जो लिखा है रिपोर्ट में उसके एविडेंसेस आपको चाहिए। तो एविडेंसेस ऑडिट वर्क में आपको जो है वो ऑब्टेन करणे हैं। ऑडिट वर्क में तुम्हाला एविडेंसेस जे आहेत ते कलेक्ट करायचे आहेत, लक्षात घ्या। तुमच्या कामातून ते एविडेंसेस जे आहेत, आपने अगर प्रॉपर काम किया तो आपको एविडेंसेस जो है वो मिल जाएंगे। इंटरनल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसी है, कहाँ पे वहाँ पे है नहीं है, इस ये भी आपको कंसिडर करना है। जब प्लानिंग करते हैं तो ये आप जनरली कंसिडर करते हैं। और बाद में रिपोर्टिंग करना है। रिपोर्टिंग यहाँ पे देखिए, जनरली हमने वहाँ पे जो देखा था फर्स्ट टॉपिक में, वो रिपोर्टिंग जनरली शेयर होल्डर को या अपॉइंटिंग अथॉरिटी आपकी जनरली शेयर होल्डर होती है, तो शेयर होल्डर को। लेकिन इंटरनल ऑडिट में अपॉइंटिंग अथॉरिटी मैनेजमेंट होती है, तो रिपोर्टिंग मैनेजमेंट को करना है। यहाँ पे ऐसा कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म नहीं है इंटरनल ऑडिट में रिपोर्टिंग कैसा होना चाहिए। मैनेजमेंट जैसे डिमांड करेगा उस टाइप में आपको रिपोर्टिंग यहाँ पे करना है, लक्षात येतं का बघा। मॅनेजमेंट जशा पद्धतीनं सांगेल, इथं रिपोर्ट असा काय फिक्स फॉर्मॅट नाही आहे, पण आपण जे फर्स्ट टॉपिक मध्ये बघितला तिथं रिपोर्टचा फॉर्मॅट असतो, लक्षात घ्या। कारण तिथं आपण जनरली स्टॅच्युटरी ऑडिटर जो असतो, म्हणजे कायद्याने जे ऑडिट होत असतं त्या ऑडिट संदर्भात बघितलं। हे इंटरनल ऑडिट आहे, हे इंटरनल ऑडिट मॅनेजमेंटनी अपॉइंट केलेलं असतं। मॅनेजमेंटनी लवकर फ्रॉड डिटेक्ट व्हावेत किंवा एरर फ्री आपले अकाउंट्स असावेत म्हणून आपण काय केलेलं असतं, हे इंटरनल ऑडिट जे आहे ते इंटरनल ऑडिट सिस्टम आपण इस्टॅब्लिश केलेली असते। आणि मग मॅनेजमेंटला जसा रिपोर्ट पाहिजे तसा इथे रिपोर्ट द्यायचा आहे, लक्षात घ्या। नेक्स्ट देखिए, इंटरनल ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल ऑडिट, अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। अर्ली डिटेक्ट हो जाएंगे क्योंकि इंटरनल ऑडिट की प्रोसेस जो होती है वो कंटिन्यूअस होती है, पूरे साल भर में चलती है। जस्ट मिनट। तो देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या है इंटरनल ऑडिट के। अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, एरर्स और फ्रॉड्स जो है वो अर्ली डिटेक्ट होते हैं। का अर्ली डिटेक्ट होता है, जैसा अपन सांगितलं कि कंटिन्यूअस प्रोसेस जो है वो इंटरनल ऑडिट की होती है। जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिटर फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद वो आपका बिजनेस का ऑडिट करेगा,
लेकिन इंटरनल ऑडिटर जो है वो इंटरनल ऑडिटर कंटिन्यूअसली आपके बिजनेस का ऑडिट करते रहेगा। मतलब जैसे हमने देखा कि मंथली ऑडिट रहेगा या क्वार्टरली ऑडिट रहेगा, हाफ इयरली ऑडिट, म्हणजे फायनान्शियल इयर कंप्लीट होण्याच्या अगोदरच ऑडिट चालू असतं, लक्षात घ्या। हा, एक महीन्याचं तुमचं काम संपलं, अप्रैल का हो गया तो मई में अप्रैल का ऑडिट कंप्लीट होता है, मई का काम कंप्लीट हुआ तो जून में मई का ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा। मंथली आप ऑडिट करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यूस प्रोसेस जो है वो होती रहेगी। तो मई में अगर कुछ एरर्स हुए हैं या फ्रॉड्स हुए हैं तो जून के ऑडिट में वो आपको क्या होंगे, मिलेंगे। तो अर्ली डिटेक्ट होंगे फ्रॉड्स और एरर्स। ईयर एंड तक आपको यहाँ पे बैठना नाही है, या ते जे फ्रॉड्स किंवा एरर्स आहेत ते वर्षाच्या शेवटपर्यंत पुढे तसंच येणार नाहीये, लक्षात घ्या। तर ते अर्ली डिटेक्ट होतील, लवकर डिटेक्ट होतील। टू व्हॅलिडेट द एक्यूरेसी, करेक्टनेस एंड वैलिडिटी ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि आपका इंटरनल ऑडिट अगर अच्छा है तो एक्यूरेसी जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आपकी अच्छी रहेगी, वो करेक्ट रहेंगे, वो वैलिड रहेंगे। एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग कंट्रोल, अकाउंटिंग कंट्रोल जो है उसका एग्जामिनेशन इंटरनल ऑडिट में होता है, कारण महिन्या महिन्याचं आपण तिथं अकाउंटिंग ऑडिट करणार आहोत आणि ती प्रोसेस कंटिन्यूअस आपली चालू राहणार आहे। तर त्याच्यामध्ये बघा क्या अकाउंटिंग कंट्रोल आप देख सकते हैं, ऑल ट्रांजेक्शंस आर ड्यूली ऑथोराइज्ड, हर ट्रांजेक्शन को ऑथोराइजेशन हुआ है। मैंने इसके पहले बताया है कि ऑथोराइजेशन क्या होता है। हायर अथॉरिटी का परमिशन जो है उसे हम जनरली ऑथोराइजेशन कहते हैं। तो सभी ट्रांजेक्शन, तो ये अथॉरिटी किसको दी है, कहाँ तक किस अमाउंट तक किस पर्सन को अथॉरिटी दिया है, ये पूरा जो है वो सिस्टम पूरा डेवलप किया हुआ होता है। सपोज 5000 तक वो डिपार्टमेंट का हेड ऑथोराइज कर सकता है, 5000 के ऊपर अगर है तो एमडी कर सकता है, 1 लाख तक, 1 लाख का अगर है तो मॅनेजमेंट का अप्रुव्हल लेना पड़ता है, या ऑथोरायझेशन प्रोसेस आपण म्हणू शकतो। आणि प्रत्येक ट्रांजेक्शन जे आहे ते प्रत्येक ट्रांजेक्शन रेस्पॉन्सिबल पर्सन क्लर्क ने किया है तो उस डिपार्टमेंट हेड को क्या करना है, उसको अप्रूव करना है और चेक करना है। तो ये पूरा ट्रांजेक्शन जो है, ऑल ट्रांजेक्शन जो है वो ड्यूली ऑथोराइज्ड है या नहीं है, इसका एग्जामिनेशन जो है वो इंटरनल ऑडिट में होता है। उस ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग जो है वो प्रॉपरली हुआ है या नहीं हुआ है, ये आपको देखने को मिल सकता है। मतलब रेव्हेन्यू को रेव्हेन्यू, कॅपिटलला कॅपिटल गेलेला आहे की नाही, डिफर्ड रेव्हेन्यू असेल तर ते कन्सिडर केलेलं आहे की नाही, प्रॉपरली त्याचं डेप्रिशिएशन चार्ज केलेलं आहे की नहीं, या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत प्रॉपरली उसका रिकॉर्डिंग हुआ है या नहीं हुआ है, उस ट्रांजेक्शन का आप देख सकते हैं। प्रॉम्प्टली रिकॉर्डिंग मतलब जहाँ जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ है उसी दिन रिकॉर्डिंग उसका हुआ है या नहीं हुआ है, या 10 तारीख का ट्रांजेक्शन 20 तारीख को रिकॉर्डिंग हुआ है, ये भी देखने को मिल सकता है आपको। तो प्रॉम्प्टली रिकॉर्डिंग मतलब अकाउंटिंग सिस्टम में रिकॉर्डिंग प्रॉम्प्टली होना इम्पॉर्टंट होता है। कारण काल मिळालेली कॅश, समजा 10 तारखेला मिळालेली कॅशचं रेकॉर्डिंग आपण 20 तारखेला जर केलं तर 10 दिवस ती कॅश त्या जो कोण क्लर्क असेल त्यांनी वापरली असा त्याचा अर्थ होतो, तो सुद्धा फ्रॉड कन्सिडर होतो, लक्षात घ्या। तुम्ही बिजनेसची कॅश वापरली तो देखिए प्रॉम्प्टली रिकॉर्डिंग होना इम्पोर्टेंट है। हर दिन के ट्रांजैक्शन, हर दिन उसका रिकॉर्डिंग होना इम्पोर्टेंट होता है। तो ये ऑडिटर जो इंटरनल ऑडिट में मिल सकता है कि रिकॉर्डिंग प्रॉम्प्टली होता है या नहीं हो सकता है। असेट्स आर सेफगार्डेड, हमें पता है कि असेट परचेस करना या कोई असेट सेल करना ये किसी अकेले का काम नहीं है। तो इसको हायर अथॉरिटी जो है उसकी परमिशन या ऑथोराइजेशन जो है वो होना चाहिए। तो आपके एसेट सेफ है या नहीं है, ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल ऑडिट सिस्टम में आपको पता चल सकता है। फाइनल अकाउंट्स आर रिलायबल एंड रेडी इन टाइम, फाइनल अकाउंट्स जो है क्योंकि आपका ऑडिट कंटिन्यूअसली चल रहा है, हर मंथ का पार्ट पार्ट में आप ऑडिट कर रहे हैं, तो वहां पे देखिए हर मंथ में अगर आप वहां पे जा रहे हैं तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कम रहेंगे, तो आप थोड़ा डीपली चेकिंग कर सकते हैं। डीपली चेकिंग आप करेंगे तो आपके एरर्स और फ्रॉड्स जो है वो अर्ली डिटेक्ट हो जाएंगे। जनरली 1 साल का ऑडिट करना और 1 मंथ का ऑडिट करना इसमें बहुत ज्यादा डिफरन्स होता है। तो 1 मंथ, एकाच महिन्याचं जर आपण ऑडिट करत असू तर आपल्याकडे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कमी असणार आहेत, लक्षात घ्या। आणि पूर्ण 12 महिन्याचं एका वेळी जर आपण ऑडिट करत असू तर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऑब्विसली तुमचे जास्त असणार आहेत, आणि त्यामुळे मग तिथं तुम्ही टेस्ट चेक जे आहे ती फॉलो करणार आहात किंवा सॅम्पलिंग तुम्ही यूज करणार आहात। पण इथं तुमच्याकडे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कमी असतील तर तुम्ही 100% चेकिंग कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे एरर्स और फ्रॉड्स यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएंगे और उसको आप रेक्टिफाई कर पाएंगे। तो देखिए जो भी आपके फाइनेंस अकाउंट्स है वो रिलायबल रहेंगे और इन टाइम रेडी हो जाएंगे। ईयर संपलं त्याच वेळेला तुमचे ते रेडी असणार आहेत, लक्षात घ्या।
एग्जामिनेशन ऑफ ऑपरेशनल कंट्रोल के एग्जामिनेशन यहाँ पे हो सकती है। जैसा आपण बघितलं बजेटरी कंट्रोल या क्वालिटी कंट्रोल एक्सेट्रा, इसका भी ऑडिट जो है वो कर सकता है, और उसकी एग्जामिनेशन मतलब ये प्रॉपरली काम करते हैं नहीं करते हैं, ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। फिजिकल व्हेरिफिकेशन असेट्स और लायबिलिटी कर सकते हैं। फिजिकल व्हेरिफिकेशन जनरली असेट आणि लायबिलिटी यांचं होतं, लक्षात घ्या. तर यांचं व्हेरिफिकेशन होऊ शकतं, आणि त्याच्यातून मग जर काही त्रुटी असतील या कोई प्रॉब्लम्स रहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यूजफुलनेस ऑफ इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट का यूजफुलनेस क्या है, देखिए यूज फॉर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लिए यूज देखिए क्या है, अंडरस्टैंड रिस्क, मैनेजमेंट रिस्क कहाँ पे है हे समझू शकतं, कारण इंटरनल ऑडिट को अपॉइंट किसने किया है, मैनेजमेंट ने किया है, तो मैनेजमेंट को ये समझ सकता है कि कहाँ पे रिस्क है, कहाँ पे फ्रॉड हो सकता है, कौन एम्प्लॉय कितना ईमानदार है, कौन एम्प्लॉय कितना प्रॉम्प्टली रेकॉर्डिंग करता है, या सगळ्या गोष्टी त्यांना समजू शकतात इंटरनल ऑडिट मधून। एंड इंटरनल कंट्रोल रिस्क, इंटरनल ऑडिट और इंटरनल कंट्रोल में कंट्रोल कहाँ है, एरियाज फॉर सिस्टम्स इम्प्रूवमेंट, कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, और आपकी जो कंट्रोल सिस्टम है उसको स्ट्रेंथनिंग कहाँ पे आप कर सकते हैं, ये जो है ये इन्फॉर्मेशन इंटरनल ऑडिट से मॅनेजमेंट को मिळ सकती है। म्हणजे तुमची सिस्टम जी आहे, जी आपण डेव्हलप केलेली सिस्टम आहे, त्याच्यामध्ये कुठं गरज आहे इम्प्रूव्हमेंट, म्हणजे सिंपली काय आहे ती कुठं वीक आहे हे ऑडिट मधून समजणार आहे, लक्षात घ्या तुम्हाला। कारण तिथं जर काम व्यवस्थित झालेलं नसेल तर आपण म्हणणार आहोत की तिथं काहीतरी विकनेस आहे, बरोबर ना। मग ते तिथं स्ट्रेंथन करण्यासाठी, तिथं त्याचं स्ट्रॉंग करण्यासाठी आपल्याला इथं स्कोप जो आहे तो स्कोप मिळू शकतो, लक्षात घ्या। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस जो है आपके उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ज्याला म्हणतो आपण, प्रत्येक रिसोर्सेस जे आहेत मॅन मशीन मनी या सगळ्या गोष्टींचं यूटिलाइजेशन प्रॉपर व्हायला पाहिजे, लक्षात घ्या। आणि प्रॉपर यूटिलाइजेशन अगर नहीं होता है तो आपका बिजनेस जो है वो लॉस में जा सकता है। तो मॅक्झिमम युटिलायझेशन, प्रॉपर युटिलायझेशन जो है, तुमच्याकडे असलेली मॅन पॉवर असेल, तुमच्याकडे असलेली मशीन पॉवर असेल, कॅपिटल असेल, या सगळ्याचं प्रॉपर युटिलायझेशन होते की नाही हे इंटरनल ऑडिट मधून तुम्हाला समझना है, लक्षात घ्या। स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए क्या यूज है, देखिए स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर प्लानिंग, जैसे हमने देखा कि ऑडिटर जो है प्लान करने से पहले, अपन ऑडिट प्लानिंग मध्ये बघितलेलं आहे, प्लान करने से पहले क्या करेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, और इस इंफॉर्मेशन में एक पार्ट ऐसा भी है कि इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट भी देखता है, इंटरनल ऑडिटर ने क्या कहा है इस साल के रिपोर्ट में, तो ये भी कंसिडर करता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो प्लानिंग के लिए इंटरनल ऑडिट का रिपोर्ट जो है वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर यूज कर सकता है। नेचर जो है वो डिटरमाइन करने के लिए, डिटरमाइनिंग नेचर, ऑडिट का नेचर उसका कैसे था, क्या या आपको तुम्हाला कोणत्या ऑडिट प्रोसिजर आहेत त्या फॉलो करायच्या, त्या सगळ्या गोष्टींसाठी इंटरनल ऑडिटचा रिपोर्ट जो है तो स्टैट्यूटरी ऑडिटरला इम्पोर्टेंट है। और टाइमिंग इतना लग सकता है क्योंकि इंटरनल ऑडिटर ने क्या बताया है उसके रिपोर्ट में, कितने एरर्स उसको मिले, कितने फ्रॉड्स उसको मिले, उस पर क्या काम किया उन्होंने, मैनेजमेंट ने जो एरर्स मिले थे उस पर क्या इम्प्रूवमेंट किया, इसके बेसिस से ऑडिट को टाइम कितना लग सकता है ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर डिसाइड कर सकता है, और कौन से प्रोसिजर्स जो है वो फॉलो करने हैं उसको। कारण इंटरनल ऑडिटरच्या रिपोर्टमध्ये जर सगळ्या गोष्टी तुम्हाला मिळत असतील तर त्याच्यावरून मी फाइनल करना है कि ह्या ऑडिट रिपोर्ट में समझा इस ऑडिट रिपोर्ट में अगर मुझे ये चीजें देखने को मिल रही है तो मुझे कहाँ पे फोकस करना है और कौन सी ऑडिट प्रोसीजर्स फॉलो करनी है, ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर या मैं एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर मैं डिसाइड कर सकता हूँ। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को डिसीजन लेने में इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है वो इवैल्यूएशन इंटरनल ऑडिट का कैसे करता है, देखिए क्यों इवैल्यूएशन करना है, क्योंकि इंटरनल ऑडिट का काम अच्छी तरह से हुआ या नहीं हुआ है ये भी देखना है उसको, क्योंकि इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट पे उसको कितना रिलाय करना है, किती त्याच्यावरती आपण विसंबून राहू शकतो हे ठरवावं लागेल, लक्षात घ्या। कारण शेवटी इंटरनल ऑडिटर जो होता है उसको मॅनेजमेंट ने अपॉइंट किया होता है, बरोबर ना। मॅनेजमेंटने जर त्याला अपॉइंट केलेलं असेल तर मग त्याच्यावर आपण किती विश्वास ठेवायचा याच्यासाठी त्याला इव्हॅल्युएशन करावं लागतं, लक्षात घ्या। इव्हॅल्युएशन ऑफ इंटरनल ऑडिट बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इंटरनल ऑडिट इज क्वाइट यूजफुल टू स्टैट्यूटरी ऑडिटर, सेम ऑडिट टेक्निक्स आर यूज, जैसे हमने देखा कि ऑडिट प्रिंसिपल तो सेम है आपके, ऑडिट प्रिंसिपल सेम है, सेम आपको क्या करना है,
ऑडिट टेक्निक्स जो है, ऑडिट प्रोसिजर्स जो है वो सेम फॉलो करायचे आहेत. म्हणजे इंटरनल ऑडिट वेगळा तुम्हाला तिथं काय फॉलो करायचं आहे, स्टॅच्युटरी ऑडिटमध्ये वेगळं असतं असं काही नाही आहे. फक्त स्कोप चेंज होतो, लक्षात घ्या. स्कोप चेंज होतो. त्या ऑडिटचा ऑडिटरची अपॉइंटमेंट प्रोसेस चेंज होते, ऑडिटरचं क्वालिफिकेशन फक्त चेंज होते, पण ऑडिट प्रोसेस किंवा टेक्निक सेम आपल्याला यूज कराव्या लागत असतात. तो देखिए जनरल इवेल्युएशन उसको करना है, वेदर इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट्स टू डायरेक्टर्स और एनी लोअर लेवल मैनेजमेंट. जैसे हमने देखा कि इंटरनल ऑडिट का रिपोर्ट किसको करना है, जिसने उसको अपॉइंट किया आहे, जनरली मॅनेजमेंट करत असतं. मग याच्यामध्ये स्टॅच्युटरी ऑडिटर जो आहे त्यांनी बघितलं पाहिजे की तो फक्त डायरेक्टरला रिपोर्टिंग करतो की डायरेक्टरच्या खालचा समजा एमडी असेल, मॅनेजर असेल, याला रिपोर्टिंग करत असतो. तो ये देखना है उसको कि इंटरनल ऑडिटर किसको रिपोर्टिंग करता है, डायरेक्टर्स को करता है या लोअर मैनेजमेंट को करता है. उससे नीचे जो भी रहेंगे डायरेक्टर्स, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे सपोज एमडी है, एमडी को रिपोर्टिंग करता है या मैनेजर को करता है, ये किसको रिपोर्टिंग करता है, ये पहले देखना है. whether any restrictions are imposed by the management, उसके काम पे कोई restrictions, मतलब उसको बताया है की सिर्फ आप प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट चेक करो, बॅलन्स शीट कडे तुम्ही जाऊ नका असं त्यांना काय सांगितलं, काय रिस्ट्रिक्शन त्याच्यावरती इम्पोज केलेले आहेत हे बघावं लागेल. whether the auditor is free to communicate fully with external auditor, external auditor जो या statutory auditor है उससे फुल्ली कम्युनिकेट कर सकता है या नहीं कर सकता है. काही वेळेला सांगितलं असतं सध्या तू स्टॅच्युटरी ऑडिटर सांग, तुमचा काही संबंध नाही, त्याला काही इन्फॉर्मेशन तुम्ही देऊ नका, असं जर मॅनेजमेंटने सांगितलं असेल तर तो कम्युनिकेट करणार नाही, लक्षात घ्या तुमच्याशी. मग स्टॅच्युटरी ऑडिटर जो आहे त्याच्याशी तो कम्युनिकेट करू शकतो की नाही, त्याच्याकडून इन्फॉर्मेशन घेऊ शकतो की नाही, हे त्याला बघावं लागेल, लक्षात घ्या. इव्हॅल्युएशन ऑफ स्पेसिफिक इंटरनल ऑडिट वर्क, स्पेसिफिक इंटरनल ऑडिट वर्क जो है उसका इवैल्यूएशन देखिए, उसमें क्या क्या होता है. संपूर्ण टाकू आपण. त्याच्यामध्ये बघा, चेक द स्कोप ऑफ वर्क एंड इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम. क्या काय करायचं त्याला, स्कोप ऑफ वर्क मतलब जैसे मैंने अभी बताया, स्कोप ऑफ वर्क का मतलब क्या है, मैनेजमेंट ने उसको बताया है कि सिर्फ आप क्या करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या सिर्फ सेल के ट्रांजेक्शन चेक करो, सेल्स और डेटर्स के ट्रांजेक्शन चेक करो. क्या स्कोप डिसाइड किया है मॅनेजमेंटनी. मॅनेजमेंट सांगू शकतं, लक्ष द्या, ऍज अ इंटरनल ऑडिटर आम्हाला एवढंच वाटतं की तुम्ही फक्त सेल्स आणि डेटर्स तेवढे चेक करा, बाकी आमच्याकडे काही चेक करायची आवश्यकता नाही, असं मॅनेजमेंटने त्याला सांगितलं. मग त्यावेळेला काय करेल इंटरनल ऑडिटर, फक्त सेल आणि डेटर्सचे रिलेटेड ट्रान्झॅक्शन जे असतील तेवढे चेक करणार आहे, लक्षात घ्या. किंवा इंटरनल ऑडिटरला मॅनेजमेंटने सांगितलं की फक्त प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट चेक करा, बॅलन्स शीटचे जे काय आयटम आहे तिकडे काय तुम्ही बघू नका. म्हणजे हा स्कोप कोण डिसाइड करतं, मॅनेजमेंट डिसाइड करते, इंटरनल ऑडिटरचं, लक्षात घ्या. मग स्टॅच्युटरी ऑडिटर ज्या वेळेला इव्हॅल्युएशन करणार है तब वो क्या देखेगा कि इंटरनल ऑडिटर का स्कोप ऑफ वर्क क्या था, उसने क्या चेक किया है, और उस स्कोप ऑफ वर्क में उसका इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट सॉरी प्रोग्राम जो है वो चेक करेगा. उसका प्रोग्राम क्या था, ऑडिट प्रोग्राम में हमें पता है इन डिटेल आपको आपका काम जो क्या करना है इसका आप रिकॉर्डिंग करते हैं, वो होता है आपका ऑडिट प्रोग्राम. चेक दैट वर्क इज प्लान, सुपरवाइज एंड रिव्यू प्रॉपरली. जैसे हमने देखा है कि वर्क जो है वो प्लान यानी ऑडिट प्लान होना चाहिए, ऑडिट प्रोग्राम आपका होना चाहिए, वो सुपरवाइज होना चाहिए, मतलब उसका रिव्ह्यू जो है वो प्रॉपरली होना चाहिए. म्हणजे आज काय काम झालेलं आहे, कोण बघणार आहे, त्याच्यावरती कोणतरी अथॉरिटी असेल, आणि मग त्याचा रिव्ह्यू, ते काम तुमचं वेळेत झालेलं आहे की नाही झालेलं आहे, आज जे तुम्ही प्लान केला होता, आज जो आपने प्लान किया हुआ था वो काम कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ है, वहां पे आपको क्या एरर्स मिले, क्या फ्रॉड मिले, इसका रिव्यू जो है वो रिव्यू प्रॉपरली होना चाहिए. चेक द सफिशिएंट एविडेंसेस वाज ऑब्टेन्ड, उन्होंने एविडेंसेस ऑब्टेन किए थे नहीं किए थे, क्योंकि जो रिपोर्टिंग करना है वो एविडेंसेस के बेस पे होगा. तो इंटरनल ऑडिटर जो है उसने एविडेंसेस कलेक्ट किए थे या नहीं किए थे, ये आपको देखना है. चेक दैट द इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट इज प्रॉपर एंड कंप्लीट, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट प्रॉपर आहे, कंप्लीट आहे, हे चेक करावं लागेल. चेक अप द फॉलोअप एक्शन टेकन ऑन द रिपोर्ट. ऑडिटर जब रिपोर्ट देता है तो उस पर फॉलोअप एक्शन, एक्शन टेकन जो है वो मैनेजमेंट को करना पड़ता है. एक्शन टेकन मतलब क्या है, जो एरर्स मिले थे वो रेक्टिफाय आपको करणे हैं, किंवा ज्या त्रुटी सांगितल्या असतील त्याच्यावरती आपल्याला म्हणजे ऍज अ मॅनेजमेंट आपको काम करना है, आणि त्याच्यामध्ये इम्प्रूवमेंट करायचं काम जे आहे, जो ऑडिटर ने सजेस्ट किया है उसमें इम्प्रूवमेंट आपको करना है. तो ऐसे एक्शन उन्होंने ली है या नहीं ली है, ये देखना है स्टैट्यूटरी ऑडिटर को. The internal auditor should be planned in consultation with external auditor. इंटरनल ऑडिटर जो आहे त्याचं
प्लान एक्सटर्नल ऑडिट आणि एक्सटर्नल ऑडिटरच्या कन्सल्टेशनने इंटरनल ऑडिट जो आहे त्याचं प्लॅनिंग झालं पाहिजे. दोघांमध्ये कोऑर्डिनेशन जे आहे ते जनरली असलं पाहिजे. लक्षात घ्या. इव्हॅल्युएशन ऑफ इंटरनल ऑडिट हेल्प्स द स्टॅट्युटरी ऑडिटर टू डिसाइड व्हाट टू चेक, व्हेन एंड हाउ मच. इवैल्यूएशन अगर आप करेंगे तो आपको पता चलता है एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर कि कितना काम आपको क्या चेक करना है और कितना चेक करना है, कब चेक करना है. ह्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे त्याच्या इंटरनल ऑडिटच्या रिपोर्टमध्ये जे काय सांगितलेलं असेल त्याच्या बेसिसवरती मग मी ठरवणार आहे की मला काय चेक करायचं आहे, तिथं कोणती प्रोसेस फॉलो करायची आहे, त्याच्यामध्ये किती आयटम्स मला चेक करायचे आहेत. टेस्ट चेक कहाँ पे फॉलो करनी है, टेस्ट चेक करनी है तो कितने परसेंट वहां से आइटम लेंगे, टेस्ट चेक करनी है या नहीं करनी है, ये पूरी डिसीजन जो है वो इंटरनल ऑडिट का इवैल्यूएशन करने के बाद स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है वो डिसाइड करेगा. लेकिन ये पूरा इंटरनल ऑडिट का काम आपने कंसिडर किया आपका प्लान करने के लिए, परंतु जर समजा इंटरनल ऑडिटर मध्येच काही त्रुटी असतील, त्यांनी जर काम प्रॉपर केलं नसेल आणि त्याच्यावरती तुम्ही रिलाय होऊन समजा जर काही प्लॅनिंग केलं असेल, तर जे काही कामात चुका होतील त्याला सर्वस्वी जबाबदार तुम्ही स्वतः असणार आहात. लक्षात घ्या. कारण ऑडिटमध्ये असं तुम्हाला सांगितलं नाही की त्याच्यावरती विसंबून तुम्ही राहायचंय, तुमचं काम तुम्ही करायचंय, पण आपण काय केलेलं आहे त्याचं काम बघितलं आणि त्याच्या कामावरून आपण ठरवलं की काय करायचं आणि कुठं चेक करायचंय. पण समजा त्याच्यामध्ये काय प्रॉब्लेम झाला तर त्याला स्टॅट्यूटरी ऑडिटर जो है उसको रेस्पॉन्सिबल है. फाइनल रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद स्टैट्यूटरी ऑडिट. ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है. इंटरनल ऑडिट के काम में अगर कोई मिस्टेक्स हो गए तो इंटरनल ऑडिटर जो है सिर्फ मैनेजमेंट को रेस्पॉन्सिबल है. स्टैट्यूटरीली वो किसी अदर अथॉरिटी को रेस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है ये पूरे आपके स्टेक होल्डर्स जो होते हैं उसको रेस्पॉन्सिबल होता है. तो फाइनल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, जो भी एरर्स रहेंगे या फ्रॉड्स रहेंगे वो अगर अनडिटेक्टेड रहते हैं और वहां पे ऐसे प्रूव होता है कि ऑडिटर का निग्लिजेंस है तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टॅच्युटरी ऑडिटर की रहेगी. बघा काही डिफरन्सेस आहेत, आपण 5 मिनिटात संपवून टाकू. इंटरनल ऑडिट देखिए एक्सटर्नल ऑडिट, दोनों में डिफरेंस क्या है. इंटरनल ऑडिट इज अ कंटिन्यूअस ऑडिट डन बाय इंटरनल ऑडिटर. कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, जैसे हमने देखा कि मंथ के बाद, हर मंथ के बाद या हर 3 मंथ के बाद, जिसे हम क्वार्टरली कहते हैं, इंटरनल ऑडिट होता. लक्षात घ्या. तो कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है और ये काम इंटरनल ऑडिटर करता है, हु इज नॉर्मली या जनरली एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. और जनरली वो क्या होता है, कंपनी का एम्प्लॉय होता है. एक्सटर्नल ऑडिट मीन्स एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन. जनरली देखिए एक्सटर्नल ऑडिटर जो होता है वो इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, who is a practicing chartered accountant. और जनरली प्रॅक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटंट होना चाहिए. प्रॅक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटंट म्हणजे काय, तर इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स कडून त्याला प्रॅक्टिसिंग सर्टिफिकेट मिळालेलं असलं पाहिजे. लक्षात घ्या. तोच प्रॅक्टिस करू शकतो. मैं सीए हूँ लेकिन मैंने सर्टिफिकेट नहीं लिया है इसके इंस्टीट्यूट से, तो मैं ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिट नहीं कर सकता. मैं जॉब कर सकता हूँ सीए के क्वालिफिकेशन पे, लेकिन प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट अगर मेरे पास नहीं है तो मैं ऑडिट का काम नहीं कर सकता. इंटरनल ऑडिट में देखिए, टू सजेस्ट, इंटरनल ऑडिट इज डन टू सजेस्ट फॉर इम्प्रूवमेंट्स. इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करने के लिए मैनेजमेंट को इंटरनल ऑडिट जो होता है वो जनरली किया जाता है. एक्सटर्नल ऑडिट देखिए, टू एग्जामाइन बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू एक्सप्रेस द ओपिनियन. मेन अपना देखिए, हमने देखा है 2 ऑब्जेक्ट है ऑडिट के, एक है एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरा सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है अपना क्या, टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड्स. तो देखिए मेन ऑब्जेक्ट क्या है अपना, ओपिनियन एक्सप्रेस करना है. आपको ओपिनियन म्हणजे आपलं मत प्रदर्शित करायचं कशावरती, बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर किए है उस पे. तो एक्सटर्नल ऑडिट क्या करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एग्जामाइन करता है अपना ओपिनियन देने के लिए. इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट. इंटरनल ऑडिटरला कोण अपॉइंट करतं, मैनेजमेंट. एक्सटर्नल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द शेअर होल्डर्स. आणि एक्सटर्नल ऑडिटरला अपॉइंट कोण करतं, शेअर होल्डर्स करतात. लक्षात घ्या. स्कोप ऑफ द इंटरनल ऑडिट इज डिसाइडेड बाय द मॅनेजमेंट. जसं मॅनेजमेंट अपॉइंट करतं तसं मगाशी मी सांगितलं की सेल्स तुम्हाला फक्त चेक करायचे असतं, त्यांना सांगितलं तुम्ही बाकी काहीच बघू नका, आमचे फक्त सेल्सचे ट्रान्झॅक्शन आणि डेटर्सचे ट्रान्झॅक्शन तेवढे चेक करा असं मॅनेजमेंटनी सांगितलं. म्हणजे त्यांनी काय काम करायचं हे मॅनेजमेंटनी सांगितलं, बरोबर ना. म्हणजे स्कोप कोण डिसाइड करतं, मॅनेजमेंट डिसाइड करतं. तसं एक्सटर्नल ऑडिटच्या बाबतीत बघा तसं होत नाही. स्कोप ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट इज डिसाइडेड बाय द रिस्पेक्टिव्ह लॉ.
जिस एक्ट में या जिस कंपनी का जिसका ऑडिट कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो एक्ट रहेगा, लॉ रहेगा, वो आपका स्कोप डिसाइड करता है। जैसे मैंने इसके पहले बताया आपको, बैंक का ऑडिट कर रहे हैं तो आपको क्या कहेगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो आपको बताएगा कि क्या ऑडिट करना है। कोऑपरेटिव अगर है तो कोऑपरेटिव एक्ट का आपको बताएगा। त्याच्यासोबत आरबीआयचे काही रूल्स तुम्हाला बघावे लागतील। कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं आप तो कंपनी एक्ट आपको बताएगा कि क्या ऑडिट करना है, आपका स्कोप क्या है। इन्शुरन्स कंपनीचा असेल तर इन्शुरन्स कंपनी ऍक्ट असेल, म्हणजे ट्रस्ट असेल तर ट्रस्ट ऍक्ट असेल, लक्षात घ्या तुमचा जो काय असेल त्या पद्धतीनं तुम्हाला काम करावं लागणार है। तो स्कोप कौन डिसाइड करेगा कि रिस्पेक्टिव लॉ आप किसका ऑडिट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो लॉ रहेंगे, काम का स्कोप यानी एक्सटर्नल ऑडिटर के। इंटरनल ऑडिट इज जनरली इट इज ऑन रेगुलर बेसिस कंडक्ट किया जाता है, और एक्सटर्नल ऑडिट इट इज कंडक्टेड वंस इन अ ईयर आफ्टर completion of financial year external audit is conducted। okay, इंटरनल ऑडिटर इज रेस्पॉन्सिबल टू द मैनेजमेंट, जैसे मैंने इसके पहले बताया कि रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट को है सिर्फ, क्योंकि उसको अपॉइंट किया है मैनेजमेंट ने, उसको स्कोप डिसाइड किया है मैनेजमेंट ने, तो रेस्पॉन्सिबल भी मैनेजमेंट को ही आप। एक्सटर्नल ऑडिटर इज रेस्पॉन्सिबल टू द शेअर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। एक्सटर्नल ऑडिटरला अपॉइंट कोणी केलेलं आहे, शेअर होल्डरने केलेलं आहे, आणि मग म्हणून त्यांना तो शेअर होल्डरला रेस्पॉन्सिबल आहे। इंटरनल ऑडिटर नॉट रिक्वायर्ड टू बी क्वालिफाइड प्रॅक्टिसिंग सीए। प्रॅक्टिसिंग सीए असायलाच पाहिजे असं काही नाहीये। एक्सटर्नल ऑडिटर रिक्वायर्स टू बी क्वालिफाइड प्रॅक्टिसिंग सीए, पण एक्सटर्नल ऑडिटर मात्र क्वालिफाइड प्रॅक्टिसिंग सीए जो आहे, चार्टर्ड अकाउंटंट जो आहे तो पाहिजे। इंटरनल ऑडिटरला असेल तर वेल अँड गुड, नसेल तरी अडचण नाहीये, लक्षात घ्या, म्हणजे त्याला आपण अपॉइंट करू शकतो। इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट 2 मिनिटात आपण संपवू। इंटरनल चेक इज अ प्रोसेस वेअर ड्युटीज आर अरेंज्ड। आपण आता 2 वेळा बघितलं हे, जस्ट आपण बघू काय डिफरन्स आहे दोन्हीमध्ये। इंटरनल चेक इज अ प्रोसेस where duties are arranged in such a way that the work of one person is automatically checked by another employee। वन एम्प्लॉय का काम अनदर एम्प्लॉय जहाँ पे चेक करता है वो होता है आपका ऑटोमेटिकली चेक होता है, वो आपका इंटरनल चेक होता है। म्हणजे एका एम्प्लॉयचं काम ऑटोमॅटिकली दुसरा एम्प्लॉय चेक करत असतो, ती इंटरनल चेक सिस्टम है। और इंटरनल ऑडिट इज अ कंटिन्यूअस ऑडिट डन बाय इंटरनल ऑडिटर। ये ऑडिट होता है who is normally employee of the company, normally कंपनीचा तुमचा एम्प्लॉई असू शकतो, लक्षात घ्या। ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ इंटरनल चेक इज टू प्रिव्हेंट एरर्स अँड फ्रॉड्स। एरर्स अँड फ्रॉड्स को प्रिव्हेंट करना, कारण एकाकडून एरर झाले तर दुसऱ्याकडून ते शोधले जाऊ शकतात, म्हणून आपण तिथं प्रिव्हेंट करू शकतो त्याला। ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ इंटरनल ऑडिट इज टू रिव्यू द ऑपरेशंस एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपके ऑपरेशंस जो है और रिकॉर्ड जो है उसका रिव्यू लेना इंटरनल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव होता है। internal check it is a part of internal control and internal audit is also part of internal control। तो दोनों इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट दोन्ही इंटरनल कंट्रोल चे पार्ट आहेत, लक्षात घ्या। देयर इज नो स्कोप फॉर सजेशन इन इंटरनल चेक में, देखिए सजेशन के लिए कोई स्कोप नहीं होता है, और इंटरनल ऑडिट में सजेशन के लिए आप मैनेजमेंट को सजेशन दे सकते हैं, तो यहाँ पे स्कोप हो सकता है। चेकिंग इज डन ऑटोमॅटिक अँड कंटिन्युअस। एकाचं काम दुसरा करत असतो, म्हणजे इथं चेकिंग ऑटोमॅटिक होतं, लक्षात घ्या, तिथं काय सांगावं लागत नाही, कंटिन्युअस प्रोसेस असते। एक ट्रान्झॅक्शन झालं की एकाकडून दुसऱ्याकडे ते जाणार आहे, दुसऱ्याकडून तिसऱ्याकडे, आणि मग फायनल होणार आहे, म्हणजे चेकिंग ऑटोमॅटिक होतं। आणि इंटरनल ऑडिट मध्ये काय आहे, स्पेसिफिक तुम्हाला इंटरनल ऑडिटर तिथे येऊन चेक करणार आहे। चेकिंग इज डन बाय इंटरनल ऑडिटर, तो इंटरनल ऑडिटर जो है चेकिंग वहां पे जाके करेगा। तो हा आपला सेकंड टॉपिक आहे ऑडिटिंग टेक्निक्स। बघा नेक्स्ट लेक्चरला आपण काय करू, याचा पुढचा टॉपिक जो आहे तो स्टार्ट करू।